जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अगर आप UGC नेट इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है और यह हमेशा एग्जाम में आता है और पिछले वर्ष भी पूछा गया था, इस वर्ष भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो बात करते हैं हम लोग बेसल के बारे में। बेसल जो कि जिसका तात्पर्य बैंकों के फाइनेंस लेना देना है, तो उसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं कि बेसल सामान्य तौर पे बेसल या नाम है कि एक जगह का नाम है। देखिए, बेसल एक स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी का नाम है, एक सिटी का नाम है। सामान्यतः यह किसी आदमी का नाम नहीं, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बेसल एक सिटी का नाम है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और स्विट्जरलैंड में ही बेसल सिटी के अंतर्गत एक BIS संस्था है। बैंकिंग को जो सिस्टमेटिकली ढंग से चलाने के लिए पूरे विश्व में उसकी निगरानी के लिए एक संस्था है BIS। तो यह क्या है, यह बेसल सिटी के अंतर्गत ही है। BIS का पूरा नाम होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को किस तरीके से हम लोग चलाएं, सेटलमेंट कैसे करें ताकि वह घाटे में ना जाए, उसको लॉस ना हो और बाकी चीज़ें हैं वो डूबे ना। तो इसमें क्या है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, और यह BIS एक कमेटी बनाता है जिस कमेटी का नाम है BCBS, कमेटी फॉर स्टेबिलिटी इन ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि यह स्थिरता लाता है बैंकों में। यह क्या करता है BIS, एक बार फिर से देखिएगा कि बेसल क्या है, स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी का नाम है और बेसल सिटी में ही BIS का एक हेड ऑफिस है, और BIS एक कमेटी बनाता है जिसका नाम BCBS है। जो BCBS जो कमेटी बनाता है इसका काम है बैंकों में स्थिरता लाना, यानी कि बैंकों की अच्छी से निगरानी करना, उसके लोन प्रोसीजर जो होते हैं उनको सही तरीके से करना। इसके बाद BCBS का पूरा नाम होता है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है कि उसकी निगरानी अच्छे से करना, उसको कैसे चलाया जाता है, उसको अच्छे से करने के लिए BIS एक कमेटी बनाता है BCBS। यह हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसीलिए मैं इसे बार बार बोल रहा हूँ। एक बार और सुनिएगा कि बेसल सिटी के अंतर्गत एक हेडक्वार्टर है, यानी कि हेड ऑफिस है जिसका नाम है BIS, और BIS की कमेटी BCBS है जो क्या करता है, बैंकों को सुपरविजन करता है ग्लोबल स्तर पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैंकों का। अब BCBS में मेंबर की बात कर लिया जाए, इसका पूरा नाम तो हम लोग जान ही लिए, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। अब इसमें बात की जाए मेंबर की, तो मेंबर की बात की जाए तो इसमें 10 मेंबर शुरुआती जब स्थापना किया गया था बेसल का, उसमें BIS आया और BIS ने कमेटी गठित किया किसका, BCBS का। तो इस BCBS में शुरुआती दौर में 10 मेंबर थे सेंट्रल बैंक गवर्नर, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें BCBS में स्विट्जरलैंड के अधिकारी होंगे, ऐसा नहीं है। विश्व में जितने भी बैंक हैं जो बेसल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तमाम बैंक विश्व के जितने भी हैं सब बेसल के अंतर्गत आते हैं, तो सारे बैंकों के जो उसमें से अच्छे बैंक होंगे उसके गवर्नर इसमें रहते हैं, और वर्तमान में 45 सेंट्रल बैंक के गवर्नर इसमें हैं। RBI के गवर्नर भी इसमें बेसल में आते हैं। इसमें बेसल मेनली फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बैंकिंग स्टेबिलिटी, यानी कि देखिए बेसल का जो मुख्य कार्य होता है वह बैंकों को क्या करता है, उसका मैनेजमेंट देखता है इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो बैंक आते हैं उसके अंतर्गत, यानी कि विश्व में जितने भी बैंक हैं बेसल के अंतर्गत आएंगे। और बेसल क्या करता है कि बैंकों के मैनेजमेंट को देखता है, उसके सुपरविजन को देखता है कि बैंक कैसे कार्य कर रहे हैं, उनको कौन कौन से वहाँ पे प्रावधान पारित करने हैं, कौन से नियम लगाने हैं ताकि बैंक अपना अस्तित्व को बनाए रखे और लोगों को क्या हो सके, बैंक पे भरोसा हो सके। इसी भरोसा को जताने के लिए बेसल क्या करता है कि बेसल मेनली फोकस रिस्क मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल बैंकिंग स्टेबिलिटी वो करता है। और बेसल लागू हुआ था शुरू में 1988 में, विश्व में तो लागू हो गया 1988 में, लेकिन भारत में लागू किया गया 1998-99 में। जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, वित्तीय वर्ष होते हैं, उसमें 1998-99 में लागू किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि बेसल दुनिया में कब आया तो 1988 में
अलग अलग नियम है। जब भी इसमें संशोधन किया जाता है तो बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 करके नाम दिया जाता है। उसके बाद से अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो 2010 में लास्ट था। अब क्या था कि बेसल 2 जब आया 2004 में तो भारत में लागू हुआ 2005 और 2006 में। बेसल 3 जब आता है तो 2010 में पूरे विश्व में लागू किया जाता है, लेकिन भारत में 2013-14 में आता है। इसका मुख्य वजह था कि भारत की जो आर्थिक स्थिति थी काफ़ी खराब थी, बैंकों की स्थिति काफ़ी खराब थी। उस समय सरकारी बैंक थे और सरकारी अधिकारी अपनी मनमानी करते थे, जिस वजह से बैंक काफ़ी घाटे में जा रहा था। और बेसल में लागू करने का नतीजा यही हुआ कि लेट से, काफ़ी देरी से बेसल को भारत में लागू किया गया और बेसल 3 लागू किया 2013-14 में। इसको याद रखिएगा, पूछता है कि बेसल भारत में कब आया, तो 1998-99 में आया। दूसरी बार बेसल 2 2005-06 में, तीसरा यानी कि बेसल 3 2013-14 में आया। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछते रहता है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी करो इकोनॉमिक्स लेकर के, इसमें ईसीयू पेपर 2 यह पूछता है, क्योंकि इकोनॉमिक का ही पार्ट है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है यह, और बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखते हैं बेसल के कुछ नॉर्म्स क्या है, यानी कि इसके रूल क्या है, पिलर ऑफ बेसल नॉर्म्स। इसमें देखिए मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड। अब कोई भी बैंक संस्था चालू करते हैं, बैंक चालू करते हैं या फिर फाइनेंशियल कुछ भी हो, कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपके पास एक कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि पूंजी होनी चाहिए। और उस पूंजी से आप कितना निवेश कर सकते हो, कितना किसको लोन दे सकते हो, ये आपके पास क्या होना चाहिए, पूंजी होगा, तब तो आप लोन दोगे किसी को। तो इसमें क्या है कि मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, यानी कि बेसल ने 3 भागों में कहा कि सुपरवाइजरी, रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन, इन 3 चीज़ों को हमें लेकर के चलना होगा। जो विश्व में संचालित जितने भी बैंक हैं, जितने भी बैंक की शाखाएं हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, उसको क्या करना होगा, इन 3 बातों को मानना होगा। पहला क्या है, मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, यानी कि आपके पास पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। जो एक बैंक, एक अच्छे बैंक के लिए कहे जाते हैं, उनके पास एक पूंजी होनी चाहिए। दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू, आपका जो उसका सुपरविजन करने का जो रिव्यू हो काफ़ी अच्छा हो। और तीसरा क्या हो, मार्केट डिसिप्लिन। देखिए कोई भी बैंक है वह जो भी फैसला लेता है वह बाजार के हिसाब से लेता है, यानी उपभोक्ताओं के हिसाब से लेता है। तो उसमें कहा कि मार्केट डिसिप्लिन आपके पास अच्छी होनी चाहिए, आप सब चीज़ सोच समझकर आप चलिए। इसमें क्या होता है, पिलर ऑफ बेसल नॉर्म्स में ये सब मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड और सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन इतना आने के बाद एक अलग से आता है CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR का पूरा नाम होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। CRR अलग होता है, CRR अलग होता है। यह मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, जिसमें RBI फिक्स है कि 3% सभी बैंकों से लेगा। तो जब भी मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, यानी कि मौद्रिक नीति में पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि CRR क्या है, SLR क्या है और PSL क्या है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी बता दे रहा हूँ कि PSL 40% बैंकों को देना ही होता है। इस PSL में आपको एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन और भी बाकी चीज़ें आती हैं। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, PSL, CRR, SLR, ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ पे CAR का पूरा नाम। देखिए कई बार ऐसा होता है, कन्फ्यूज करने के लिए आपको पूछ देता है। CAR का नाम ही CRAR होता है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है कैपिटल टू रिस्क वेडेड एसेट्स रेशियो, यानी कि एसेट का मतलब क्या होता है। जब मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो उसमें एसेट का मतलब होता है कि जो बैंक किसी को लोन देता है और लोन दिया उसे वापस लेने में कितना रिस्क है। जब भी कोई बैंक लोन देता है तो उसको रिस्क रहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। तो उस प्रक्रिया को अगर एसेट रेशियो में, एसेट में अगर कोई बैंक किसी को लोन दे रहा है तो उसकी कैपिटल का रिस्क कितना है, यानी कि जो पूंजी दिया है उसे वो कितना मिलेगा, इसी को हम लोग CAR कहते हैं। और CAR फिक्स कर दिया है बेसल 8% की। दुनिया में आप जितने भी बैंक संचालित हैं उनको 8% CAR में रखना ही होगा। यानी कि अगर आप एक बैंक हैं, आपके पास एक बैंक है, तो आप चाह रहे हो कि हमारी बैंक की टोटल पूंजी 100 करोड़ है, तो आप 100% उसको नहीं दे सकते हो। मानकर चलो आपको 100 रुपया किसी को देना है, आपकी टोटल पूंजी 100 रुपया ही है, तो आप किसी को दे रहे हो तो उसमें से आप 92% ही दे पाओगे। 8% जो होगा आपका CAR में होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाता है। अब भारतीय बैंकों का CAR कितना है जो RBI निर्धारित करता है। RBI ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत रिस्क है,
हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लोन भी देना होता है, एजुकेशन लोन भी देना होता है, कई उद्योगपतियों को भी देना होता है। जैसे हाल ही फिलहाल में विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपया जो कि ले लिए थे, तो इसके अंतर्गत क्या होता, मानकर चले कि आपकी पूंजी 9,000 ही है, आपने उसको लोन दे दिया तो डूबने की क्या है, चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ, तो बैंक ने कहा, जो बेसल ने कहा आरबीआई से कि आपको 8% क्या होगा, रिजर्व में रखना ही होगा। लेकिन आरबीआई ने कहा कि हमारा देश क्या है, अभी धीरे धीरे विकसित हो रहा है और हमारे पास उतने पर्याप्त साधन नहीं है कि हम लोगों से उतने अच्छे से लोन वापस ले सके। कई बार ऐसा होता है कि कई किसान होते हैं जो 10 लाख 50 लाख लोन ले लेते हैं, लोन पास हो जाता है, लेकिन रिकवरी करने के लिए अधिकारी जाते हैं, मानकर चलो उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो रिकवरी करने के लिए अधिकारी जाते हैं, तो मानकर चलो 50 लाख रुपया किसी किसान को दिया तो उतना उसका पर्याप्त पूंजी भी 50 लाख रिटर्न नहीं मिल पाता है। इसीलिए आरबीआई ने कहा कि मैं सिर्फ 1% बढ़ाऊंगा और टोटल मिला करके इसमें 8% और 9% हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आरबीआई ने अपना क्या किया कि इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो जाती है। अगर बेसल में अगर किसी बैंक, मानकर चलो कि आरबीआई अगर कोई कुछ नया बदलाव लाता है, वहाँ से घाटा चलने लगता है, तो यहाँ पे तो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होना ही होना है। तो इसमें क्या हुआ कि 9% क्या कर दिया गया, आरबीआई फिक्स है। तो एग्जाम में पूछता है कि दुनिया में सबसे बेसल का CAR रेट क्या है, बेसल का फिक्स्ड CAR क्या है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भारत में पूछ रहा है, यानी कि पूछेगा कि भारत में यानी कि इंडिया में CAR कितना रेट है, CAR कितना % है, तो यहाँ पे 9% होगा। वर्ल्ड के लिए पूछा तो 8% होगा। इसी तरह से बेसल जो 1 2 3 आया, पहला कब आया था, 1988 में पहला आया, लेकिन भारत में 1998-99 फाइनेंशियल ईयर में लगा, यानी कि 10 साल बाद लगा। फिर दूसरा आया 2004 में, तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 2005-06 में लगा। इसी तरह से जब तीसरा आया बेसल 3 2010 में, तो भारत में 2013-14 में फाइनेंशियल ईयर में इसको लागू किया गया। तो इतना याद रखिएगा कि बेसल एक स्विट्जरलैंड में एक सिटी है। बेसल किसी व्यक्ति का नाम, बेसल किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बेसल एक सिटी का नाम है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, एक छोटा सा सिटी है। और उसी सिटी के अंतर्गत एक BIS संस्था नाम है जो क्या करता है, कमेटी बनाता है जो बैंकों के मैनेजमेंट को देख रेख करता है। तो इतना समझ में आ गए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे NPA के बारे में, NPA क्या होता है, NPA लागू कैसे किया जाता है, भारत सरकार NPA को किस नज़रिए से देखता है, क्या NPA जरूरी है कि नहीं है। तो NPA को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।